हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 7 नवंबर 2020। आशा करते हैं कि घरों में आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक और न्यूज है जो आप लोग के साथ हमें शेयर करनी चाहिए कि अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे जितने भी करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स को। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस सेशन का पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग का सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। समुद्र शक्ति इज अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर बताना है कि समुद्र शक्ति जो है, मतलब जिसका जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जो चल रही है वो कौन से दो कंट्रीज के बीच में चल रही है, जिसमें से एक आपका क्या है, इंडिया है, और एक आपका क्या है जो आपको बताना है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है यूएसए, इंडोनेशिया, जापान, रशिया। Here the correct option will be option number B, that is इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक समुद्र शक्ति जॉइंट नेवल एक्सरसाइज क्या चल रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर 5th जॉइंट वर्किंग ग्रुप कोल मीटिंग हुई थी दोस्तों, जो कि वर्चुअली हुई थी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक जो भी अपने अभी रिसेंटली चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्चुअली मीटिंग हुई थी और ये 5th मीटिंग थी, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। तो ये जो मीटिंग हुई थी, इंडिया एंड इंडोनेशिया विल कंडक्ट द 5th जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन कोल. This meeting will be held virtually through video conferencing. The meeting will focus on latest updates related to Indian coal policy reforms. ठीक है, कोल एक्सप्लोरेशन एंड कमर्शियल कोल माइनिंग इन इंडिया एंड पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस कोऑपरेशन एंड कोल पोस्ट कोरोना वायरस सिचुएशन। तो यहाँ पर दोस्तों कोल पॉलिसी जो भी है इंडिया की, ठीक है, कोल पॉलिसी जो है इंडिया की, उसमें कई तरीके के आपके रिफॉर्म्स आए हैं और इन रिफॉर्म्स को दोस्तों डिस्कस किया गया है किसके साथ, इंडोनेशिया के साथ। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम इंडोनेशिया के साथ क्यों किया गया है, बाकी अदर के साथ क्यों नहीं किया गया है? तो इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा कोल हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। अगर हम लोग यहाँ पर और ज्यादा डिस्कशन ले तो डिस्कशंस वर हेल्ड ऑन द issues that the affecting or the opportunities of regulatory framework of coal production. Also, it will explore areas of business opportunities in coal sector. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इंडोनेशिया जो है वो मेजर कोल प्रोड्यूसर है और 2019 में इंडिया ने इंपोर्ट किया था, मतलब इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट किया था 450.8 मिलियन टन्स ऑफ कोल टू इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। ठीक है, इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 3 मिलियन टन्स ऑफ द कोल फ्रॉम साउथ अफ्रीका पर मंथ। ऑस्ट्रेलिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ कोल टू इंडिया। तो मतलब सबसे पहला आपका क्या आ जाता है, सबसे पहला आपका हो जाएगा इंडोनेशिया और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये बात आप लोग क्या करोगे यहाँ पर दोस्तों, ध्यान रखोगे। तो रिसेंटली इंडिया और इंडोनेशिया के बीच जो मीटिंग हुई है वो 5th मीटिंग हुई है और ये मीटिंग जो हुई है आपकी वर्चुअली हेल्ड हुई है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आई गेस यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग हु इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि डीआरडीओ का यहाँ पर आपका चेयरमैन का नाम कौन सा है इन सारे ऑप्शंस में से। तो ऑप्शंस आप लोग के सामने है, ऑप्शंस एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। हरीश कुमार साहू, विशाल गर्ग, आशुतोष भटनागर और जी सतीश रेड्डी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शंस दे दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी अभी रिसेंटली क्या है, आपके चेयरमैन है किसके, डीआरडीओ के। ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। अच्छा, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स एनहांस्ड वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग और दे दूं तो मैं आप लोग को बता दूं, इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में इन दिनों कई मिसाइल्स क्या की जा रही है, टेस्ट की जा रही है। और ये जो मिसाइल टेस्ट की जा रही है ये आपके पुलवामा अटैक के बाद इसको क्या किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान जो एयरफोर्स है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभी रिसेंटली एक मिसाइल का दोस्तों टेस्ट किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है स्मार्ट वेपन।
क्या रखा है? स्मार्ट वेपन। ठीक है, और ये बोला गया है कि ये जो स्मार्ट वेपन है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने डेवलप किया है, इस स्मार्ट वेपन का काफी अच्छा रिस्पॉन्स उन लोगों ने बताया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। सेम उसी तरीके से इंडिया ने भी क्या किया है? मिसाइल टेस्ट किया है, जिसका नाम आपका क्या है? पिनाका। क्या है? पिनाका। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे। अगर बात करते देखो दोस्तों पिनाका की, तो पिनाका है क्या, ये चीज अपन लोग को समझ लेना है। पहली बार तो पिनाका को डेवलप करने वाला कौन था? तो पिनाका को डेवलप करने वाला है डीआरडीओ। अब अगर बात कर लेते हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का आपका फुल फॉर्म आप लोग को याद होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। डीआरडी को फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर ये जो वर्ड पिनाका है, यहाँ पर ये जो वर्ड पिनाका है दोस्तों, इसका मतलब भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो पिनाका बेसिकली यहाँ पर शिव जी जो है, लॉर्ड शिव, ठीक है, उनके जो आपका त्रिशूल होता है, उनका जो त्रिशूल होता है दोस्तों, ठीक है, उस त्रिशूल को बोला जाता है क्या? पिनाका। ठीक है, ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। या फिर उस त्रिशूल में एक जेम लगा हुआ होता है, एक रत्न लगा हुआ होता है, जिसका नाम आपका क्या होता है? पिनाका। ठीक है, तो ये यहाँ से इसका नाम क्या किया गया है? लिया गया है। अब बात कर लेंगे दोस्तों पिनाका। पहले जो हम लोगों ने यहाँ पर टेस्ट किया था, उस पिनाका का जो रेंज था वो आपका 30 to 40 किलोमीटर की रेंज तक था। लेकिन ये जो पिनाका नया टेस्ट फायर किया गया है, मतलब पिनाका MK2 जिसको बोलते हैं, ठीक है, MK2 जिसको बोला गया है, इसका रेंज 30 से 40 से बढ़ाकर 70 से 80 किलोमीटर तक का रखा गया है। ठीक है, पिनाका मार्क 2 बोला जाता है। ठीक है, इसको, ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो दोस्तों पिनाका रॉकेट का जो यूज अपन लोगों ने किया था इंडिया ने, वो कारगिल वॉर में किया था, और ये काफी अच्छा वेपन साबित हुआ था उस टाइम में। ठीक है, अच्छा ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो आई गेस ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आपको सारी चीजें क्या कर दी जाएगी? डिटेल में एक्सप्लेन कर दी जाएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर दोस्तों बता सकते हो। ठीक है, डीआरडीओ का बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ हो जाएगा? तो न्यू दिल्ली में हो जाएगा, ये बात भी ध्यान रख लेना। तो चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द डीआरडीओ सेड दैट द न्यू रॉकेट सिस्टम हैज अ लॉन्गर रेंज with reduced length compared to the earlier variant MK1। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया कि अर्लियर का जो वेरिएंट था उसका 30 से 40 किलोमीटर का रेंज था दोस्तों, लेकिन ये जो नया पिनाका MK2 बना है, मार्क 2 बना है, इसका रेंज आपका 70 से 80 किलोमीटर होगा। द डिजाइन एंड डेवलपमेंट हैज बीन कैरिड आउट बाय पुणे बेस्ड laboratories of DRDO, Armament Research and Development Establishment and High Energy Material Research Laboratory. The enhanced range version of the weapon can destroy targets at a distance of 45 किलोमीटर एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो ये जो पिनाका 2 बना है, पिनाका मार्क 2 बनाया गया है दोस्तों, ये बोलता है कि 45 किलोमीटर के बियॉन्ड भी ये क्या कर सकता है? आपका डिस्ट्रॉय कर सकता है टारगेट को। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये बात आप लोगों को क्या करनी होगी? ध्यान रखनी होगी। सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक में कवर कर दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हु इनॉग्रेटेड टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर वर्चुअली इन केरला। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शंस में से बताना है कि किसने रिसेंटली दोस्तों आपका टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर को क्या किया है? डेवलप किया है, इनॉग्रेट किया है केरला में। पिनराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान, प्रहलाद सिंह पटेल, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रहलाद सिंह पटेल। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रहलाद सिंह कौन है। तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, तो स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे, तो ये देख लीजिएगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। बात करेंगे पिनाराई विजयन की, तो ये सीएम है आपके, ठीक है, केरला के। और आरिफ मोहम्मद शेख की बात करें तो ये क्या है? गवर्नर है आपके केरला के। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर इनकी बात हो गई। तो अब पढ़ लेते हैं आगे कि क्या बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ टूरिस्ट एंड कल्चर श्री प्रहलाद सिंह पटेल इनॉग्रेटेड द टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर फैसिलिटी कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ गुरुवायूर केरला अंडर प्रसाद स्कीम। ठीक है, अभी प्रसाद स्कीम के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो प्रसाद स्कीम क्या है वो बात पढ़ लेते हैं। द नेशनल मिशन ऑन
pilgrimage, rejuvenation and spiritual heritage augmentation drive, Prashad, launched by the Ministry of Tourism in 2014 and 15। तो दोस्तों यहाँ पर प्रसाद का ही पूरा फुल फॉर्म है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये जो पूरा है ये प्रसाद का आपका फुल फॉर्म है। थोड़ा सा इसको आप लोग क्या करोगे, मगअप कर लेना। हो सकता है एग्जाम में कहीं आपको पूछ के बैठ जाए कि बताओ एच का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, ऐसा करके, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रसाद स्कीम इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड pilgrimage and heritage destinations. It includes infrastructure development such as entry points, last mile connectivity, basic tourism facility like information, interpretation centers, ATM, money exchange, eco-friendly mode of transport, area lighting, illumination, और आपके जैसे फर्स्ट एड हो गए, क्राफ्ट बाजार हो गया, हार्ट हो गई, टेलीकॉम फैसिलिटीज हो गई, रेन शेल्टर हो गया, कैफेटेरिया हो गया, सोवरेज शॉप्स हो गए। तो इनको ये सबको क्या करेगा, ये सब एक कनेक्टिविटी में लेकर आएगा आपका क्या, प्रसाद स्कीम में। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है दोस्तों, प्रसाद स्कीम के अंडर एक टूरिस्ट को क्या क्या चीज की फैसिलिटी देनी ही चाहिए, वो चीज आप लोग को यहाँ पर बोला गया है। तो अब इतना डिटेलिंग में नहीं, बट ये जरूर ध्यान रखिएगा कि टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ खुला है। एक तो ये बात कि केरला में है, दूसरा कि इसको इनॉग्रेट किया है आपका प्रहलाद सिंह पटेल ने, ठीक है। ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अमंग द फॉलोइंग हु हैज डेजिग्नेटेड विद द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाली आर्मी। दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन है उनमें से किसको रिसेंटली ये डेजिग्नेशन मिली है, द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाली आर्मी? KM करियप्पा, MM नारवाने, दलबीर सिंह सुहाग, विक्रम सिंह। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज MM नरवाने, ठीक है दोस्तों। ये बात आप लोग को क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। तो पढ़ लेते हैं एक बार। The Indian Army Chief General MM Narwane, ठीक है, was conferred the honorary rank of General of the Nepali Army by Nepal's President, very very important, Bidya Devi Bhandari, at a special ceremony in Kathmandu. The tradition which started in 1950 reflects the strong ties between the two militaries. तो दोस्तों यहाँ पर आपकी नेपाल की जो मिलिट्री है और इंडिया की जो मिलिट्री है, इनके बीच में काफी अच्छे संबंध है, ठीक है। तो इसी चीज को दर्शाते हुए हमेशा नेपाल की तरफ से एक इंडियन आर्मी को, मतलब इंडियन आर्मी चीफ को, और इंडिया की तरफ से नेपाल आर्मी चीफ को क्या किया जाता है, मेडल्स दिए जाते हैं, डेजिग्नेशन दी जाती है। तो इस साल जो दोस्तों जनरल आर्मी जो नेपाली आर्मी का जो डेजिग्नेशन है वो आपके MM नरवाने को दी गई है, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। जनरल नरवाने वाज प्रेजेंटेड विद अ स्वॉर्ड insignia and a certificate of conferment order by the president during the ceremony, ठीक है। और ये जो सेरेमनी हुई थी वो आपका कहाँ हुई थी, प्रेसिडेंट के ऑफिशियल रेजिडेंस, जिसका नाम आपका क्या है, शीतल निवास, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। KM करियप्पा को फर्स्ट इंडियन आर्मी थे चीफ KM करियप्पा, उनको ये टाइटल मिला था 1950 में। और उसके बाद नेपाली आर्मी चीफ पूर्णा चंद्र थापा, उसको भी ये अवार्ड दिया गया था बाय द इंडियन आर्मी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एट अ सेरेमनी इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जैसे बोला ना कि इंडिया वाले नेपाल को देते, नेपाली में से किसको दिया है, किसको दिया है आपको, पूर्णा चंद्र थापा को। और यहाँ पर नेपाल ने इंडिया में किसको दिया है, आपका पहले दिया था सबसे पहले आपका करियप्पा को, और अब दिया है किसको, MM नरवाने को, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। दिस लॉन्ग हेल्ड ट्रेडिशन इज एम्बलमेटिक इन द क्लोज टाइज बिटवीन द नेशनल आर्मीज ऑफ नेपाल एंड इंडिया, ठीक है। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कौन है नेपाल के, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका KP शर्मा, ध्यान रखिएगा। और प्रेसिडेंट की बात करें तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया क्या नाम है, विद्या देवी भंडारी। और अगर नेपाल की मैं कैपिटल की बात करूं तो वो क्या है आपका, काठमांडू। और करेंसी की बात करें तो नेपालीज रुपी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, करेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फराज खान एसोसिएटेड टू विच फील्ड? प्रोड्यूसर, एक्टर, सिंगर, स्पोर्ट्स पर्सन। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर बॉलीवुड एक्टर फराज खान का क्या हो चुका है दोस्तों, डिमाइस हो चुका है, निधन हो चुका है। ये एक टाइप की ऑर्बिचरी है और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये इतने फेमस एक्टर नहीं थे, लेकिन कई पिक्चर्स जो ऐसी थी इनकी काफी ज्यादा फेमस हुई थी, जैसे मेहंदी जो 1998 में निकली थी, फरेब 1996 में, ठीक है, दुल्हन बनूं मैं तेरी 1999 में, चांद बुझ गया 2005 में, ठीक है दोस्तों। तो ये काफी अच्छे रोल में, और ये हमेशा विलेन का रोल करते थे दोस्तों। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, ये विलेन का रोल काफी करते थे और ये काफी ज्यादा फेमस थे उस टाइम।
तो ये बात आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड फाउंडेड इन द ईयर। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है दोस्तों कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का एस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ था। ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या करनी होगी, बतानी होगी। तो ऑप्शन है आप लोग के पास 1965, 1966, 1967, 1968 है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1965। तो दोस्तों यहाँ पर A.K. गुप्ता का क्या हो चुका है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है एज एमडी सीईओ ऑफ ओएनजीसी विदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। A.K. गुप्ता द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीईओ ऑफ ओएनजीसी लिमिटेड OVL। ठीक है, ONGC Videsh, the wholly owned international subsidiary of state-run ONGC of India, has named Alok Kumar Gupta as Managing Director and Chief Executive Officer. The Gupta has 30 years of experience in domestic and overseas oil and gas exploration and production operation. He previously served as Director of Operation at ONGC Videsh. ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ओएनजीसी विदेश के बारे में और अगर बात किया जाए तो मैंने आप लोग को बोल दिया 1965 में इसका फाउंडेशन ईयर था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ध्यान रखना है आपको कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हु इज द डायरेक्टर हेड ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो दोस्तों यहाँ पर एम्स का आपको बताना है डायरेक्टर हेड के बारे में कि इसके एम्स का डायरेक्टर हेड आपका कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन है आप लोगों के पास लव अग्रवाल, बलराम भार्गव, रणदीप गुलेरिया, नरेश त्रेरान। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रणदीप गुलेरिया। तो रणदीप गुलेरिया यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, एम्स के डायरेक्टर हेड हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों टिल वी विन बुक बोलकर इन्होंने क्या किया है, ऑथर किया, इन्होंने राइट किया उस बुक को, ऑथर रह चुके हैं यहाँ पर। न्यू बुक by AIIMS director Randeep Guleria and 2 other doctors will give a definitive account of India's first fight against COVID-19 and how to deal with the pandemic in the days to come, announced publishing house Penguin Random House India। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का जो पब्लिशिंग हाउस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पेंगुइन रैंडम हाउस। और दूसरी बात ये कि रणदीप गुलेरिया के साथ 2 और डॉक्टर्स थे जिन्होंने इस बुक को लिखने में उनकी मदद की है, और ये बुक से अब ये पता चलेगा कि किस तरीके से हमें कोरोना से अब फाइट करना है आने वाले दिनों में। The book titled Till We Win has co-written by the leading public policy and health system expert Chandrakant Laharia and renowned vaccine researcher and virologist Gagandeep Kang। ठीक है, तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डैश इज द हेडलाइन ऑफ ICICI बैंक। तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोगों के पास बढ़ती का नाम जिंदगी, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, एक परिवार एक बैंक, और नंबर 4 हम है ना ख्याल आपका। Here the correct option will be option number D, that is हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, टैगलाइंस आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है, टैगलाइन आपको ध्यान होना चाहिए, प्लस इसके MD CEO का नाम आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, प्लस यहाँ हेडक्वार्टर कहाँ है वो चीज भी आप लोग क्या करोगे, याद रखोगे दोस्तों। अगर आप लोगों को इसके ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए कि सारी बैंक्स की MD CEO, हेडक्वार्टर और टैगलाइंस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, हम आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। नहीं तो इसके बारे में डिटेल ले लेते हैं कि ICICI बैंक ने लॉन्च किया दोस्तों माइन अ कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग प्रोग्राम। इंडियाज लीडिंग प्राइवेट sector bank, ICICI Bank has announced the launch of India's first comprehensive banking program for millennial customers from age bracket of 18 years to 35 years। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 18 से लेकर 35 साल के जो यंगस्टर्स होंगे, ठीक है, जो एज के जो लोग होंगे उनको यहाँ पर क्या की जाएगी, सुविधा प्रोवाइड की जाएगी बाय द ICICI बैंक अंडर द माइन प्रोग्राम। बेसिकली यहाँ पर जो भी अपने स्टार्टअप करना चाहते हैं दोस्तों, उन स्टार्टअप के लिए फंडिंग प्रोवाइड करेगा। अगर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बात बोलूँ तो, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय मिलेनियल नेटवर्क, द प्रोपोजिशन इज कॉल्ड ICICI बैंक माइन एंड ऑफर्स एन इंस्टेंट सेविंग अकाउंट, अ फीचर ड्रिवन आई मोबाइल एप्लीकेशन दैट ऑफर्स इन्वेस्टमेंट गाइडेंस एंड to suit the demand of millennials,
क्यूरेटेड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड इंस्टेंट पर्सनल लोन्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अगर मैं एक चीज बोलूँ कि देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ पर ये जो माइंड स्कीम है उसके अंडर क्या क्या अपने को क्या मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी। सुविधाएं एक तो आपको मिलेगी क्या कि आपको इंस्टेंट बैंक अकाउंट मिल जाएगा सेविंग्स, दूसरा आपको आई मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगी, ठीक है, तीसरा आपका क्यूरेटेड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड मिलेगा, चौथा आपका इंस्टेंट पर्सनल लोन होगा, ओवरड्राफ्ट मिलेगा, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। और उसके बाद आपका एक्सपीरियंशियल ब्रांच विद सोशल मैनेजमेंट स्ट्रेस, ठीक है। साथ ही बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई का। यहाँ पर हेडक्वार्टर में आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, मुंबई होगा, ठीक है। सीईओ और एमडी का नाम यहाँ पर क्या होएगा, संदीप बख्शी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने टैगलाइन के बारे में तो बात कर ही ली है। तो यहाँ तक आप लोग को आई गेस क्लियर हो गई होगी चीजें। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अमंग द फॉलोइंग व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया। तंजानिया का कैपिटल बताना है दोस्तों, डर इस्लाम, डोडोमा, अरुशा, मोशी। Here the correct option will be option number B, that is डोडोमा। तो दोस्तों यहाँ पर तंजानिया प्रेसिडेंट जॉन पोम्बे मगुफली विंस द सेकंड टर्म। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया जो है जॉन पोम्बे मगुफली has been sworn a second 5-year term, मतलब इनको दूसरी बार भी यहाँ पर क्या बना दिया गया है, प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। He is going to take an oath from on 5th November 2020। ये ले चुके हैं ओथ और मगुफली won 84% of the total votes in the election held on 28th October। He was elected as the 5th president of Tanzania in the since 2015, ठीक है। कडेमा पार्टी कैंडिडेट टुंडू लिसू टुक द सेकंड पोजीशन, राइट। तो ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑनलाइन रिटेलर मार्केट प्लेस सर्विसेज टू ओपन सेकंड क्लाउड रीजन इन इंडिया 2022। Flipkart, eBay, Amazon, Walmart। Here the correct option will be option number C, that is Amazon। तो दोस्तों यहाँ पर Amazon वेब सीरीज सेकेंड क्लाउड लीजन लेकर आएगा इंडिया में 2022 तक। Amazon वेब सीरीज द क्लाउड कंप्यूटिंग आर्म ई कॉमर्स मेजर Amazon.com, it would launch a second cloud infrastructure region in India by mid 2022 as a part of its expansion plans to address the growing customer base। The upcoming AWS Asia Pacific region in Hyderabad is part of Amazon's continued investment in India। AWS launched its Asia Pacific Mumbai region in June 2016 to help customers in India save cost, increase the speed to market of new products and services and quickly expand their geographic infrastructure footprint। तो यहाँ पर दोस्तों Amazon की जो बाउंड्रीज है उसको और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने अपनी वेब सर्विसेज को क्या किया है, और ज्यादा डेवलप करने की बात करी है और बोला है कि इंडिया में 2022 तक ये फुल्ली डेवलप हो जाएंगे, राइट। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए अगर किसी ने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जो एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी इन वीडियोस का दोस्तों फायदा हो सके। किसी को कोई भी दिक्कत आती हो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।